Karwar Naval Base and reviewed the progress of ongoing infrastructure development under Project Seabird. He also said India should aim to be among one of the top 3 naval powers in the world in the next 10 to 12 years time. अभिषेक, दरअसल इस वक्त हम इस कार्यक्रम को शुरू करें उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रिव्यू किया है अयोध्या में जो विकास कार्य वहां पर चल रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद थे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये समीक्षा की गई है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा जो अयोध्या में जो वहां पर विकास कार्य होंगे, जिस तरह से मंदिर निर्माण होगा, उसको लेकर के एक प्रेजेंटेशन प्रधानमंत्री के सामने रखी गई थी। तो ये दर्शकों को हम बताना चाहेंगे कि ये कुछ ही देर पहले प्रधानमंत्री की ओर से ये समीक्षा की गई है। ये आप उस वक्त की तस्वीरें देख रहे हैं। Right, so Prime Minister Narendra Modi today reviewed Ayodhya development projects with CM Yogi Adityanath and other officials via video conference. The Chief Minister presented a vision document for Ayodhya's development to Prime Minister Narendra Modi, in which construction work on the Ram temple was also discussed. तो बिल्कुल प्रधानमंत्री के द्वारा ये समीक्षा की गई है और अयोध्या में किस तरह से मंदिर वहां पर बनाया जाएगा, मंदिर की भव्यता क्या होगी, उस सब को लेके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से प्रधानमंत्री के सामने एक प्रेजेंटेशन दी गई और उस प्रेजेंटेशन की समीक्षा प्रधानमंत्री ने की है। अरुण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अरुण, बताइए क्या कुछ अपडेट है आपके पास? देखिए, काफी महत्वपूर्ण बैठक कही जा सकती है। जहां तक अयोध्या में राम मंदिर की अगर बात की जाए तो यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ इस बैठक में अब शामिल हैं। साथ ही जो उप मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के, वो शामिल हैं। लगभग डजन भर जो ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, ट्रस्ट से जुड़े ऑफिशियल्स हैं, वो भी इस बैठक के अंदर शामिल है। मुख्य जो मुद्दा है इस बैठक की अगर बात की जाए तो इस बात पर फोकस रखा जा रहा है कि आखिरकार जो विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया गया, क्योंकि माना जा रहा है कि लगभग 5000 जो सेंट्स हैं, यानी कि जो साधु लोग हैं, जो इस अयोध्या मंदिर से जुड़े लोग हैं, जितने भी तमाम स्टेक होल्डर्स थे, उनसे इनपुट लेकर के इस विजन डॉक्यूमेंट को तैयार किया गया है। चाहे सरयू घाट का ब्यूटिफिकेशन की बात हो, यानी कि सौंदर्यीकरण की बात हो, अयोध्या के अंदर जो राम भगवान की जो एक भव्य मूर्ति बनाने की बात कही जा रही है उसकी बात हो, या फिर राम मंदिर की बात हो, राम मंदिर के पूरे परिसर की बात हो, किस तरह से ये पूरा परिसर बनकर के तैयार हो पाएगा, कितना इसका काम हो चुका है और कितना आगे का काम किया जाना बाकी है, क्या कुछ इसमें और करने की जरूरत है, इन तमाम चीजों पर एक तरह से रिव्यू बैठक चल रही है। हम इस बात को जानते हैं कि सेंटर ने भी प्राइमरीली अयोध्या को एक तरह से स्मार्ट सिटी, पिलग्रिमेज सिटी, हेरिटेज सिटी, वैदिक सिटी, इस तरह से इस मुद्दे इन लाइंस पर उभारने की कोशिश की है कि इस तरह से इसको डेवलप किया जाएगा, चाहे वैदिक सिटी, हेरिटेज सिटी, स्मार्ट सिटी के तौर पर। साथ ही साथ हम इस बात को भी जानते हैं कि अयोध्या में एक इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है उसकी भी मंजूरी दी गई है, जहां तक अयोध्या की बात की जाए तो एक तरह से पूरा सर्वांगीण विकास कैसे किया जा सके अयोध्या का, और साथ ही अयोध्या के साथ साथ कैसे राम मंदिर और राम भगवान की जो एक भव्य मूर्ति बनाई जानी है वो, और जो सरयू घाट है उसका ब्यूटिफिकेशन है, सौंदर्यीकरण की जो बात है, इन चीजों पर फोकस इस बैठक के अंदर किया जा रहा है। साथ ही साथ जो 84 कोसी है उसमें किस तरह से जो पूरा जो रूट पड़ता है 84 कोसी का, उस रूट को कैसे डेवलप किया जा सके, क्योंकि पिलग्रिमेज कई सारे होते हैं जो पदयात्रा भी करते हैं भगवान राम के मंदिर तक पहुंचने के लिए। तो पदयात्रा जब करते हैं तो कैसे इसको टूरिस्ट हब के तौर पर उभारा जा सके, बनाया जा सके, इस बात पर फोकस है। क्योंकि सरकार इस बात पर फोकस कर रही है कि कैसे देश के अंदर राम सर्किट बने, बुद्ध सर्किट बने, रामायण सर्किट बने। तो इन सर्किट्स को बनाने की दिशा के अंदर अयोध्या जो है एक बहुत बड़ा प्रोमिनेंट, आप कह सकते हैं एपिसेंटर साबित होता हुआ दिखाई देगा। जहां तक राम सर्किट या फिर रामायण सर्किट की बात करते हैं, ये कई सारे जो हमारे देश के अंदर कई सारे जो रिलीजियस स्पॉट्स हैं, रिलीजियस टूरिज्म है, उनको कनेक्ट करता हुआ दिखाई देगा। और जिस तरह से अयोध्या का विकास किया जा रहा है, लगभग 1500 करोड़ आप मान के चल सकते हैं इस पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए होगा, जिससे कि अयोध्या को ग्लोबल टूरिज्म मैप पे रखा जा सके, नंबर 1, रिलीजियस टूरिज्म मैप पे रखा जा सके, नंबर 2, बिकॉज कई सारे यात्री हैं जो विदेशी पर्यटक भी हैं, वो जब देश में आते हैं तो उनके लिए अयोध्या एक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनता हुआ दिखाई देगा। तो इन तमाम चीजों को एक तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रिव्यू इस समय पर करते हुए। ठीक है, सुधाकर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, क्या कुछ अपडेट आपके पास है? पूर्ण बैठक, और आपको याद होगा चंद्रशेखर
प्रधानमंत्री लगातार तस्वीरों में भी देख सकते हैं जो अयोध्या को लेकर जो एक विजन है, अयोध्या को विश्व के एक आध्यात्मिक सिटी के तौर पर स्थापित करना, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का विकास करना और वहाँ जो आसपास के इलाकों को लेकर जो एक पूरा विजन है, चाहे स्थानीय लोगों को रोजगार देने का मकसद हो या फिर एक तरह से इसको तीर्थयात्रियों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्थाएं विकसित करने की बात हो, तो उस विजन को प्रधानमंत्री के सामने पेश किया जा रहा है। आपको याद होगा बीते 5 अगस्त को बीते साल प्रधानमंत्री ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पूजन किया था और उस वक्त भी उन्होंने एक तरह से ऐलान किया था और ये भी कहा था कि ये राम मंदिर सिर्फ हमारी शाश्वत आस्था का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये हमारी राष्ट्रीय भावना का प्रतीक है, हमारी सामूहिक संकल्प शक्ति का भी प्रतीक है। उस लिहाज से कह सकते हैं वो जो राष्ट्रीय भावना है अयोध्या के और अयोध्या के आसपास के इलाकों के विकास के जरिए किस तरह से मजबूत किया जा सकता है, किस तरह से जो एक भगवान राम को लेकर लोगों में जो श्रद्धा है उनके आदर्शों को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है और आखिरकार जिस राम राज्य की बात की जाती है उस राम राज्य को अयोध्या और पास के इलाकों में किस तरह से उतारा जा सकता है, उसका एक तरह से ये विजन डॉक्यूमेंट है वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने उत्तर प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से पेश किया गया है। और निश्चित तौर पर इसमें जो रायशुमारी की गई है समाज के हर वर्ग हर तबके, न सिर्फ संत समाज बल्कि बुद्धिजीवी हो, आम लोग हो, उन तमाम लोगों से रायशुमारी के बाद ये विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया। और हम इन तस्वीरों में देख भी रहे हैं कि राम कथा संग्रहालय हो, भगवान राम से जुड़ी हुई जो तमाम कहानियां हैं, जो पूरा इतिहास है वो लोगों के सामने हो। जब वो अयोध्या पहुंचे तो वो राममय हो जाए, यहाँ से भगवान राम का सिर्फ आशीर्वाद दे के ना जाए बल्कि एक तरह से उनके आदर्शों को अब आगे बढ़ाने की कोशिश करें। और इसके लिए निश्चित तौर पर वो एक व्यापक स्वरूप अयोध्या को देना जरूरी है। एक बड़ी सोच के साथ इस पूरे इलाके का विकास जरूरी है। सिर्फ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ही नहीं बल्कि आसपास के इलाकों का और अगले 30, 40, 50 वर्षों के बाद भी जो सुविधाएं आज बनाई जाए, क्योंकि हम जानते हैं कि जब ये पूरा निर्माण कार्य हो जाएगा उसके बाद किस तरह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के श्रद्धालु तीर्थयात्री शहर में उमड़ेंगे, तो उसके लिए वो पूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। वो जो जिस उमंग उल्लास के साथ लोग पहुंचेंगे उस उमंग उल्लास उन उम्मीदों को पूरा करने वाली चीजें वहां होनी चाहिए, व्यवस्थाएं होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उन तमाम चीजों को लेकर और खास तौर से क्योंकि पीएम मोदी सीधे समीक्षा कर रहे हैं, हम आपको इसको एक बैकग्राउंड में इस बात को भी समझना होगा चंद्रशेखर। आपको याद हो तो हमने देखा हाल ही में केदारनाथ का किस तरह से एक तरह से पूरे स्वरूप का बदलाव किया गया और किस तरह से वहां इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हुआ। साल 2013 में बड़ी आपदा के बाद केदारनाथ पूरी तरह से तबाह हो गया था, लेकिन अब एक नया केदारनाथ वहां बना है, एक बड़े विजन के साथ वो बनाया गया है, प्रकृति के साथ तालमेल के जरिए, तो साथ ही साथ जो आधुनिक सुख सुविधाओं को जुटाया गया है और भगवान धर्म से जुड़ी हुई तमाम चीजों को यथावत रखा गया। कुछ ऐसा ही मुझे लगता है कि पीएम मोदी भी चाहते होंगे कि श्री राम जन्मभूमि, क्योंकि देश के दुनिया के करोड़ों लोगों की आस्थाओं का ये केंद्र है और हजारों वर्षों से लोग इसका इंतजार कर रहे थे और वो इंतजार अब जाके खत्म हुआ है जब मंदिर निर्माण शुरू हो गया है। तो अब इस क्षेत्र को, इस पूरे इलाके को विकसित करने के साथ साथ यहाँ के लोगों को भी एक तरह से उस विकास की प्रक्रिया में भागीदार बनाने की कोशिश, उनको एक तरह से रोजगार और तमाम उपायों के जरिए लोकल जो आर्टिसन होंगे, जो स्थानीय कलाकार होंगे, उन तमाम लोगों का भी बेहतर भरपूर तरीके से उपयोग किया जा सके, उस बड़ी सोच के साथ निश्चित तौर पर और प्रेजेंटेशन के जरिए भी ये दिख रहा है कि वो बड़ी सोच सिर्फ रामजन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र तो है ही, उसके साथ जो और भी तमाम जो बड़े धार्मिक स्थल है उनका भी पुनरुद्धार, विकास, ये तमाम चीजें भी लक्ष्य में हो सकती है।
Chandrasekhar. Right, Sudhakar, stay with us. We'll come back to you. Arun is also with us. Prime Minister Narendra Modi today reviewed Ayodhya development projects with UP CM Yogi Adityanath and other officials via video conference. The document was presented, vision document in fact, for Ayodhya's development was presented to Prime Minister Narendra Modi. You can see the document which says Ayodhya Vision 2051. Arun, if you can hear us, you talked about future vision, which includes modernization, roads, infrastructure, railway station, maybe airport and other several pending projects. Earlier in February, we remember that Yogi Adityanath has said that the state government's proposal for an international airport also in Ayodhya, which has been approved by the centre, this must also have been discussed. Absolutely. So, I mean, close to 1,300 crore rupees have been sanctioned to the district administration as far as upgrading the airport facilities and airport infrastructure in Ayodhya and setting up of international airport at Ayodhya. Because we know this fact that devotees of Lord Ram are not only limited to India, but also in the Southeast Asian region, of course, in various other parts of the world. There are various devotees of Lord Ram, Lord Krishna, and of course, when we talk about developing the Ram circuit, Ramayana circuit in our country, this airport is going to play a significant role. But not only just the international airport, this vision documents also talks about as to how that road and railway network and connectivity will also be given a major push. There is also Chaurasi Kosi Parikrama. Now we know this fact that there are various devotees who take pilgrimage in and around the vicinity of Ayodhya. As far as Chaurasi Kosi is concerned, it is also known as Chaurasi Kosi Parikrama. And how to develop this entire part or this entire stretch of Chaurasi Kosi so that the tourists, the pilgrimage primarily find it easier to take this journey towards to Lord Rama, to Lord Krishna over there, and there are various small temples built over there. So how can rail and road infrastructure can be strengthened over there? That is also the focus area all about. Now the important aspect is that what this vision document contains. This vision document talks about, this Ayodhya vision document talks about the fact that how will the Saryu Ghat will be redeveloped, because we know this fact that Saryu Ghat plays an important and significant role. And it is considered to be an epicenter as far as this entire Ayodhya region is concerned, as far as tourism spot is concerned. So how will this Saryu Ghat will be redeveloped, for the tourism purposes and of course the religious tourism purposes. That's number one. The long, the idol of Lord Rama, that is supposed to be built over here in Ayodhya. What will be the nitty-gritties and details of this, Lord Ram's idol over there? The statue of Lord Ram over there, this vision documents talk about that. The vision document also talks about the fact that as far as the Ram temple is concerned, what are the deadlines, when it will be constructed, what more infrastructure and amenities will be put in as far as this Ram temple is concerned in the Ram Janmabhoomi. This talks about that. Now, apart from this Ram temple, the statue of Lord Ram and of course Saryu Ghat beautification, this also talks about the 10 mega projects that are supposed to be built in Ayodhya, because we know this fact that there are various projects related to solar energy, solar power, railway and road network, because we know this fact that a lot of road network in Ayodhya, the widening of the roads, the road network will be done. The NHAI will be widening and broadening the road. Highways will be constructed. The 6 laning of highways or the 8 laning of highways will be done as far as the roads that are connecting to Ayodhya. That means any pilgrimage that is coming to Ayodhya, they'll be having a benefit of traveling in a 4 laning, 6 laning and 8 laning of highways, so that a super speed travel can be undertaken to city like Ayodhya. So yes, it talks about the 10 mega projects that are lined up as far as Ayodhya is concerned. So we know this fact that as far as when we talk about Uttar Pradesh as a whole, in Kushinagar, the government has given permission for an international airport. Now Kushinagar plays an important role as far as Buddhism circuit is concerned. In Ayodhya, we know this fact that international airport will be built with approximate cost of 1,300 crore rupees, where state government has allocated 1,000 crore rupees and center has allocated close to 250 crore rupees for this development of international airport in Ayodhya. So this vision document of Ayodhya talks about everything about road network, railway network, airport connectivity,
how the temple of Lord or the Ayodhya temple will be like, what will be the amenities this temple will be having. It talks about the statue of Lord Ram. It talks about the beautification of Saryu Ghat or Saryu or the vicinity of Saryu river. So all this is the document, the vision document. It contains all the details of this fact. And of course, the Uttar Pradesh Chief Minister is also participating in this meeting, along with the Deputy Chief Ministers, and of course, close to a dozen officials are also participating in this meeting. So Prime Minister Narendra Modi clearly reviewing this entire project in Ayodhya, and we know this fact that after this Ayodhya project is being completed, this Ayodhya will come on the global arena or the global platform. You know, as far as when we talk about the international tourism or the religious tourism in our country, so this Ayodhya will play an important role, you know, as far as bringing Ayodhya on an international map. ठीक है अरुण सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो एक महत्वपूर्ण कदम इसको कहा जा सकता है अभिषेक। एक बड़ा कदम ये था कि जो मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त हुआ, और उसके बाद अब मंदिर निर्माण किस तरह से होगा, और साथ ही साथ न सिर्फ एक आध्यात्मिक पर्यटन के लिहाज से बल्कि आर्थिक और सामाजिक लिहाज से भी उत्तर प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इससे विकसित होगा, और उस हिस्से की जो सामाजिक आर्थिक परिवेश है उसमें भी काफ़ी कुछ बदलाव आने वाले समय में दिखेगा। तो अब हम अपने कार्यक्रम की ओर वापस चलते हैं। इन फोकस में आज हमारा विषय है भारतीय नौसेना की बढ़ती हुई ताकत। हमारे साथ तीन विशेष मेहमान यहाँ पर मौजूद हैं। हम उनसे बातचीत करेंगे कि भारतीय नौसेना की ताकत किस तरह से बढ़ रही है, क्या कुछ चुनौतियाँ हैं और भविष्य में क्या कुछ और किया जा सकता है। हमारे साथ वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा रिटायर्ड यहाँ पर मौजूद हैं, फॉर्मर चीफ ऑफ इंटीग्रेटेड डिफेंस स्टाफ। हमारे साथ आलोक बंसल हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। हमारे साथ केवी प्रसाद हैं, सीनियर डिफेंस जर्नलिस्ट। आप तीनों का स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले हम बात करेंगे एडमिरल सिन्हा। अगर हम भारतीय नौसेना की ताकत को देखें तो पिछले एक दशक की हम बात करें तो भारतीय नौसेना की ताकत कई गुना बढ़ चुकी है। क्या कुछ आप कहेंगे? बुलाने के लिए, मुझे प्रोग्राम पर लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि भारत की जो नौसेना है वो विश्व के एक अग्रणी नौसेनाओं में से है। ये ऊपर के 4-5 नौसेनाओं में आती है जहां तक इसके फायर पावर का प्रश्न है। इंडियन ओशन की ये सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बलशाली नौसेना है, क्योंकि अब देखिए हमारे पास एक एयरक्राफ्ट कैरियर तो है और दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बन रहा है, जिसे कि माननीय रक्षा मंत्री जी ने कल जाके उसका मोचन किया है। उसके बाद हमारे पास डिस्ट्रॉयर्स हैं, हमारे पास सबमरीन्स बन रही हैं। डीजल सबमरीन बनने की जो एक प्रक्रिया चालू है उसमें भी 3 सबमरीन आने बाकी हैं, और उसके बाद फिर दूसरे प्रोजेक्ट 75 इंडिया के लिए भी भारत सरकार ने मंजूरी दे दी है। हमारे पास न्यूक्लियर सबमरीन भी हैं। तो मिला जुला कर हमारी सेना जी, इंडियन ओशन जो आप देख रहे हैं, करीब भारत के दक्षिणी छोर से अगर लें तो करीब 1500 किलोमीटर दोनों तरफ, 1500, 3000 किलोमीटर, और इस सब के ऊपर हमारा एक अपना सैटेलाइट है जो कि बातचीत करने के लिए बहुत जरूरी है, और हम शिप में बैठे बैठे दिल्ली से भी बात कर सकते हैं। तो ये जो एक नौसेना है जिस प्रगति से जिससे जा रहा है, लेकिन इसमें अभी और बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है, क्योंकि भाई आप देखिए चीन ने जो साउथ चाइना सी में अपना एक प्रकोप सा जमा रखा है, और उसकी नौसेना अब दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना हो गई है जहां तक शिप्स के नंबर का प्रश्न है। और वो समय अभी आने ही वाला है जबकि वो अपने पूरे फ्लीट के साथ वो इंडियन ओशन में आ जाएगा। चूंकि वो देश जो है वो नियम कानून का पालन उतनी अच्छी तरह नहीं करता है जितना एक्सपेक्टेड है, तो इसलिए हमें जो है वैसे समय के लिए तैयार रहना होगा। और चीन का जो पाकिस्तान के साथ एक जुड़ाव है चंद्रशेखर, वो भी देखिए बहुत क्लोज है, और वो उसे लैश कर रहा है 8 सबमरीन से, 3-4 फ्रिगेट से। तो ये दोनों मिलकर हमारे लिए एक रोड़ा बन सकते हैं, क्योंकि हमारी जो हमारी लाइनें हैं, लाइंस ऑफ कम्युनिकेशन है, सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन, जिसकी सुरक्षा करना नौसेना का सबसे पहला कर्तव्य है। हमारा सारा ऑयल जो है वो गल्फ से ही आता है, और वहां से चलने वाले सभी मर्चेंट शिप्स जिसमें टैंकर्स हैं, वो अगर सुरक्षित नहीं है तो हमारे लिए, हमारे देश की प्रगति के लिए वो खतरा बन सकता है। तो इस वजह से इसमें अभी हमें और जोड़ करने हैं।
हमें यहाँ पर एक जैसे न्यूक्लियर सबमरीन बनाने की घोषणा की गई है, उसी तरह से हमें एक एयरक्राफ्ट कैरियर जो विक्रांत के बाद बनाना है, उसके लिए हमें एक सोच समझकर एक डिसीजन लेना होगा। तो हमें इस क्षेत्र में कंटिन्यूसली बढ़ना है, क्योंकि यही एक क्षेत्र है, समुद्री इलाका ही एक इलाका है जिसमें कि जितने वर्ल्ड की जो भी राजनीति खेली जा रही है वो ओशंस के ऊपर है, इंडो पैसिफिक में, और उसका इंडियन ओशन एक बहुत बड़ा पार्ट है जिसमें कि भारतवर्ष की एक अहम भूमिका है। तो ये हमें खुश नहीं होना चाहिए कि अभी जितना हमारे पास बल है उस काफी है, नहीं है, काफी नहीं है। हमें एक रैपिड रेट पर नौसेना के बजट को आगे रखना चाहिए और हमें बाकी सारे जो प्लेटफॉर्म जो नौसेना प्रपोज करती है उसे जल्दी से जल्दी अप्रूवल देकर एटलीस्ट उसके बनने का सिलसिला चालू होना चाहिए। Right, Admiral Sinha, we got your point. Mr. K.V. Prasad, senior defense journalist, is also with us. If I can come to you, sir. Defense Minister Rajnath Singh, he had visited Karwar and Kochi yesterday, we all know, and he said in his address that India should aim to be one of the top 3 naval powers in the next 10 to 12 years' time. I want to ask you, sir, how important is the project Seabird, which is to further strengthen the Indian Navy for the preparedness, defense preparedness, I should say. This is an important step. The INS Karwar was developed as a sea-based and as a land-based shore and one of the biggest naval bases of the country on that side of the shore. And this has been a project that has been ongoing for a while. And it's very, very important to note that the Defense Minister has mentioned a timeline that by when the Indian Navy should become a force to reckon with, at least in terms of order picking as a number 3. It's a very ambitious target to see in terms of number of years, because if you look at the long-term prospective planning of the Indian Navy, which has been unveiled over the years, we have a margin of year 2050 when we'll have some 250 to 300 ships onwards that we are looking at. And if you look at the kind of pace of development, as Admiral Shekhar Sinha was mentioning, has been good, but the kind of progress that's happening in the neighborhood, especially with China, if you look at that, I remember many, many years ago, the former naval chief now did mention that it might be difficult for India to match number by number with Chinese Navy, but that's not important. It's more strategic and tactics that they're looking at. And the fact that we are also looking at Indo-Pacific as a new construct, which has now been accepted across. So these are issues that lie with us. And as we go ahead, there are enough number of challenges for Indian shipbuilding industry per se and in the defense sector, which governments of the day are trying to address in the form and fashion that they need to be looked at. ठीक है, आलोक बंसल जी, आलोक बंसल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, डायरेक्टर हैं इंडिया फाउंडेशन के। आलोक बंसल जी, अगर मिलिट्री साइंस की हम बात करें तो हमको ये भी देखना रहता है कि हम जितना विकास कर रहे हैं, हम जिसके परिप्रेक्ष्य में विकास कर रहे हैं वो भी उतना ही विकास कर रहा होता है। तो इस सब को ध्यान में रखते हुए क्या कुछ आप कहेंगे आने वाले समय में, या इस वक्त चुनौतियां कितनी बड़ी हैं? देखिए, 2-3 चीजें हैं जिन्हें हमें अच्छी तरह से समझना चाहिए। नौसेना किसी भी राष्ट्र का वो अंग होता है जो उसकी विश्व में पहचान बनाता है। किसी भी राष्ट्र का वैश्विक रंगमंच पर जो स्थिति है, जो उसका स्टेटस है, वो इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसकी जो क्षमता है वो अपनी सीमाओं से दूर किस तरीके से जो घटना चक्र है उसको इन्फ्लुएंस कर सकता है अपनी सीमाओं से दूर। और इसका जो एक महत्वपूर्ण टूल है वो नौसेना होता है। तो नौसेना एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है भारत जैसे राष्ट्र के लिए, जिसका अधिकांश व्यापार जो है समुद्र के रास्ते से होता है, और नौसेना ओवरनाइट नहीं तैयार हो सकती। तो इसके लिए हमें जो है तैयारियां करनी पड़ेंगी, कई सालों पहले तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि एक जहाज को बनने में कई साल लगते हैं। और हमें जो है क्षमता दिख रही है, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं। हिंद महासागर क्षेत्र के अंदर भारतीय नौसेना सबसे बड़ी नौसेना, लिटरल नेवी रही है। हालांकि अमेरिकी नौसेना का एक बहुत बड़ा पड़ाव यहाँ पे रहा है, लेकिन जो हिंद महासागर के राष्ट्र हैं उनमें भारतीय नौसेना जो है अग्रणी रही है। और इसने अपनी ही सुरक्षा के लिए नहीं, बल्कि अन्य राष्ट्र जो इस क्षेत्र में हैं उनकी भी जब जब जरूरतें पड़ी हैं उनको पूरा करने की कोशिश की है। अब क्या है कि चीन के उत्थान के साथ साथ जिस तरीके से चीन की नौसेना और नौसैनिक क्षमता बढ़ती जा रही है, चीन के नौसैनिक जहाज जो है हिंद महासागर क्षेत्र में रेगुलरली आ रहे हैं। जिबूती में चीन ने एक नौसैनिक अड्डा बना लिया है।
ग्वादर पोर्ट की कंप्लीट हो चुका है चीन के सहयोग से। तो इन सब चीजों से भारतीय नौसेना के ऊपर जो दबाव है वो बढ़ गया है, और भारत का जो व्यापार है और भारत की आर्थिक उन्नति के लिए भारत का व्यापार जो है निर्बाध रूप से चलता रहे, ये हमारे लिए अति आवश्यक है। और इसके लिए नौसेना की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, और हमारी नौसेना जो है आज इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा सुदृढ़ नौसेना है। और जैसा कि मुझसे पहले केवी प्रसाद साहब ने कहा कि हमें चीन के साथ संख्याओं का कोई युद्ध नहीं करना है, पर हमारी भारतीय नौसेना की आज क्षमता है कि वो चीन की नौसेना को हिंद महासागर क्षेत्र में कोई भी टक्कर दे सकती है। ये कहने के बाद ये जरूरी है कि हमारे यहाँ कई कमियां रह गई हैं। हमने कई टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के एग्रीमेंट भूतकाल में किए और उनको हम आगे नहीं ले जा पाए। हमने पहले पनडुब्बी बनानी शुरू की थी कई दशकों पहले, और उसको फिर हमने छोड़ दिया। अब हम नई बना रहे हैं, प्रोजेक्ट 75 अप्रूव हुआ है, अब न्यू परमाणु पनडुब्बियां बनाने की बात हो रही है। लेकिन कल राजनाथ जी ने कोचीन में जाके INS विक्रांत का निरीक्षण किया, जिसका कि अगले साल कमीशनिंग की संभावना है। लेकिन इसके साथ ही साथ अगला एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनना शुरू हो जाना चाहिए था, जो अभी तक नहीं हुआ है। मेरे ख्याल से ये एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, क्योंकि एयरक्राफ्ट कैरियर की भी एक असेंबली लाइन भारत को चलती रहनी देनी होगी कुछ समय तक, क्योंकि हमारे पास अभी जो एग्जिस्टिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो मेरे ख्याल से सक्षम नहीं है। भारत को कम से कम 3 एयरक्राफ्ट कैरियर आवश्यक हैं अपने जो इसकी जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स हैं उसको पूरा करने। ठीक है Admiral Sinha, do you agree with this? What Alok Bansal ji said, that side by side we should prepare for more aircraft carriers also? On spot, because you know, the ships take 8-9 years to be built. Yeah. And if the one is getting ready for next year commissioning and you start one now, in fact, it should have started. You know, ISC 1 and ISC 2, these two should have run parallelly, so that, you know, in the course of time, because by the time you get our Vikrant fully operational and going, within 1 or 2 years, Vikramaditya will fall due for a major inspection. So what is going to happen is that the ultimate result will be that you'll be left with only one aircraft carrier. So, in the sense that Navy is a 3-dimensional service, it requires the ships, it requires underwater, the submarines and other underwater devices, and it requires aircraft carrier for the air. Because, you know, only submarine is now completely sort of, we are using it, except for nuclear submarine, we are using most of them as a defensive weapon. Whereas the aircraft carrier is an offensive weapon. It projects your power. You have to display, you know, the navies normally deter the enemy from raising a war against that country. When the other country sees that he is so powerful, he's got aircraft carrier, nuclear submarine, other submarine, etc., they are not visible. This is a visible projection of power, Abhishek. You know, you got these ships going from, 3,000 kilometers left, right, and your countries which are in the vicinity, the littoral countries, as by being mentioned earlier. So therefore, I think that the shipbuilding, submarine building is not a very short-term gain. Here in the Navy, the planning required and the investment required is well in advance, so that, for example, in the next 5-10 years, you will have nearly 20-24 ships getting decommissioned. Fortunately, our naval planners have been extremely good. They have planned in a manner that those 20-24 ships will ultimately get replaced, and it will virtually become better than 1-to-1. But as far as submarine is concerned, as Captain Alok Bansal said, we are behind time. We are behind time by many years. But hopefully, with the 75 India now going into public-private partnership, it should be fine. Similarly, the aircraft carrier. We must have 2 aircraft carriers operational at all times, Abhishek, one for Eastern Seaboard and one for Western Seaboard. It's a huge area. And therefore, I completely agree that navies are built over a number of years, and for that, a very advanced planning and funding. The problem is that of funding. You know, when you say aircraft carrier is, let us say, 1,400 crores, it doesn't mean that you have to pay 1,400 crores on day one. I mean, in this year's budget, you may have to just spend about, 150 crores. And it is staggered over a period of 10 years. And if you're being built by a PSU, you can delay it even further. So I don't think we should get too worried. ठीक है आलोक बंसल जी ये ठीक है कि 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक साथ होने चाहिए और 2022 में विक्रांत का मिशन हो जाएगा।
वो एक अलग पहलू है। लेकिन अगर हम विक्रांत की बात करें, INS विक्रांत जिस तरह से देश के अंदर बनाया जा रहा है, कल रक्षा मंत्री ने जाके समीक्षा भी की थी, तो हम ये जानना चाहते हैं कि 2022 में जब ये कमीशन होगा, इंडियन नेवी को कितनी बड़ी ताकत इससे मिलेगी? क्या कुछ इसके टेक्निकल पहलू हैं जो पहले से अलग हैं? देखिए, पहली चीज तो ये है कि ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है भारत में ही डिजाइन किया गया है, भारत में ही बना है, ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। दूसरा क्या है कि भारत की समुद्री तट जिस तरीके के हैं, हमें दोनों ही तटों में कम से कम एक एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए। अभी तक क्या था कि पश्चिमी तट पर हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर था, तो पूर्वी तट जो है जनरली अगर सामान्यतः एयरक्राफ्ट कैरियर को पश्चिम से पूर्व जाना है तो उसको पूरे श्रीलंका का चक्कर लगा के जाना पड़ता है। तो अब जब हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर होंगे तो दोनों ही बेड़ों में एक एक एयरक्राफ्ट कैरियर होगा, और इससे जो है जो भारतीय नौसेना है उसका संतुलन जो है पूर्व और पश्चिम दोनों में बराबर रहेगा। जहां तक क्षमता का सवाल है, ये एयरक्राफ्ट कैरियर जो है MiG-29 ऑपरेट करेगा, जो कि विक्रमादित्य भी कर रहा है। इसके अलावा ये जो है LCA नेवी है, उसके लिए भी इसको बनाया गया था, डिजाइन किया गया था। इसके अंदर से हेलीकॉप्टर्स ऑपरेट करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जैसे कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, उसकी सबसे बड़ी क्षमता ये होती है कि वो अपने साथ के जहाज जो होते हैं उनको भी एयर डिफेंस का कवर दे सकता है, क्योंकि इसके साथ एक इंटीग्रल एयरफोर्स चलती रहती है। उसके साथ अपने वायुयान, अपने हेलीकॉप्टर हैं, तो जो अन्य उसके साथ जो जहाज चल रहे हैं, एक एयरक्राफ्ट कैरियर बैटल ग्रुप जिसे कहते हैं, उसको एक एयर डिफेंस सपोर्ट दे सकता है, और साथ ही साथ उसको अर्ली वार्निंग, जो भी चीजें चाहिए वो चाहिए। और हमें ये समझना चाहिए कि भारत जैसे देश को, जिसका की व्यापार जो है समुद्र के ऊपर निर्भर है, हमें सी कंट्रोल करना है। हमें चाहिए कि हम समुद्र की उस तरीके से उपलब्धता एश्योर करें जो हमारे हित में हो, और इसके लिए हमें एयरक्राफ्ट कैरियर और सरफेस शिप्स की आवश्यकता होती है। जो छोटे देश होते हैं वो सी डिनायल की टैक्टिक्स यूज करते हैं, जैसे पाकिस्तान है, वो चाहता है कि भारत समुद्र का प्रयोग ना करे, इसलिए पाकिस्तान का जो फोकस रहा है वो पनडुब्बियों में रहा है। पहले चीन का भी फोकस पनडुब्बी में था, क्योंकि चीन एक कमजोर राष्ट्र था नौसेना की दृष्टि से, और उसकी कोशिश ये थी कि वो अमेरिका और अन्य राष्ट्रों को सी डिनायल की तरफ ध्यान दे। पर जैसे जैसे चीन एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरा है, उसने भी एयरक्राफ्ट कैरियर की तरफ ध्यान देना शुरू किया, और एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेट कर रहा है आज की तारीख में। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि हमें एयरक्राफ्ट कैरियर आ रहा है, और ये बहुत ही बड़ी उपलब्धि होगी भारत की जिस दिन INS विक्रांत कमीशन हो जाएगा, क्योंकि किसी भी राष्ट्र के लिए अपना ही एयरक्राफ्ट कैरियर बनाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा हमारे यहाँ कई शिप्स बन रहे हैं, कई सबमरीन्स बन रही हैं, ड्रोन्स, मतलब अब जो हमारी नौसेना है एक काफी सशक्त नौसेना है, और तीनों ही मीडियम में, पानी के अंदर, पानी के ऊपर और पानी के ऊपर हवा में, तीनों ही मीडियम में जो है हमारी नौसेना ऑपरेट कर रही है और काफी सशक्त है। इसके अलावा ऑफ कोर्स नौसेना के लिए डेडिकेटेड हमारे सैटेलाइट्स हैं, उनको इंफॉर्मेशन देने के लिए, कम्युनिकेशन देने के लिए और इंटेलिजेंस के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है हमारे लिए। और जैसा कि आपने कहा और एडमिरल सिन्हा साहब ने कहा कि भारतीय नौसेना एक सशक्त नौसेना है, और मेरा ये मानना है कि हिंद महासागर क्षेत्र में अगर हम बाहरी नौसेनाओं को छोड़ दें तो सबसे सशक्त नौसेना है, और हिंद महासागर क्षेत्र के अन्य राष्ट्र भी भारत की ओर नजरें उठाते हैं जब भी उनको कोई जरूरत होती है। और इस नौसेना ने कई काम किए, चाहे सुनामी आई हो या कोई भी डिजास्टर हो अन्य राष्ट्रों में, मालदीव्स हो, श्रीलंका हो, इंडोनेशिया हो, या और तो और मोजाम्बिक में सहायता देनी हो, या भारतीय नागरिकों को, फंसे हुए भारतीय नागरिकों को युद्ध क्षेत्रों से निकालना हो, चाहे लेबनान से निकालना हो, चाहे यमन से निकालना हो, ये सब में भारतीय नौसेना ने अग्रणी योगदान दिया गया है। और ये इसीलिए दे पाई है क्योंकि भारतीय नौसेना सशक्त है कि किसी भी युद्ध क्षेत्र में जाकर अपने नागरिकों को सुरक्षित रूप से निकालने में सक्षम है। Right, we want to talk about the project Seabird also, Mr. Prasad. If I can come to you in Karwar, the project Seabird, how is this different from other naval bases? And Defence Minister Rajnath Singh has said also yesterday that the aim is to make this as the largest base in Asia. Yeah, I think I just mentioned this even before. The issue is the fact is we began developing this Karwar land-based. In fact, the land-based test facility which was launched was primarily to make sure your operational efficiency of the MiG-29s, which eventually go on to the IAC, which is going to be a ski jump technology in terms of launching the aircraft.
and also now increasingly developed as one of the largest naval bases, as we've heard about it. So it's strategically important and also located in for us conveniently in the shores, on the shores that we require to. If I were just to add one particular point, I'm hearing with a lot of interest both Admiral Sinha and Captain Bansal on the issue of 2 aircraft carriers and more. I think that's a very valid point. We should have had launched, because if you look at the kind of gestation period of ISC-1, which was launched, I think, February 2009, and it's almost now 11 years. And probably we are being promised that at the end of this year, there'll be sea-based trials and being ready. And so if we were to go for the second ISC, we should have already been running it concurrently. But I think one of the issues that we've been noticing, there has been a divergence of view between the defense planners of this country itself on the requirement of aircraft carrier vis-a-vis the cost, that something which Admiral Sinha did refer to. So this is a debate which has not been conclusive if I were to look at it from the way I have been watching it. So there is some element of disagreement or divergence of views. So that has probably led to the situation where we do require, how much do we require, when do we require, and how much of funds are we going to commit. These are in larger issues. Among, now that we are now looking at the theater commands, the whole debate has again taken a different turn. So I would leave it at that, saying that these are issues that we are addressing, but it will take time to come to a conclusion. ठीक है एडमिरल सिन्हा, अगर हम इंडियन नेवी की बात करते हैं तो चुनौती बड़ी है, चीन भी है और साथ के साथ पाकिस्तान काफ़ी कमज़ोर है, लेकिन जब पाकिस्तान और चीन मिल जाते हैं तो वो एक सशक्त चुनौती बनती है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि इंडियन नेवी की अगर हम बात करें तो पिछले काफ़ी समय से जो रियल एक्सरसाइज या जो रियल ऑपरेशनल एक्सपर्टाइज है वो इंडियन नेवी उस गैप को कैसे पूरा करे? देखिए, जहां तक एक्सपर्टीज है चंद्रशेखर, ये कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ। हम सक्षम है, उसको हम हैंडल कर सकते हैं। लेकिन बात ये है कि इसका पेस जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। जिस 2 देशों की आपने बात की, चीन की और पाकिस्तान की, अब चीन पाकिस्तान को वैसे ही सबमरीन और वैसे ही शिप से लैश कर रहा है जो कि उसके पास खुद है, और एक समय आएगा जबकि वो एक प्रॉक्सी हो जाएगा। वो पाकिस्तान जो है चीन का मुखौटा हो जाएगा। वो कहेगा कि पाकिस्तान से आपकी लड़ाई हो रही है, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन सारे चीन के बनाए हुए हैं। चीन के बनाए हुए कोई भी इक्विपमेंट हो, वो सारे के सारे भारतवर्ष की तरफ पॉइंट करते हैं। इसमें कोई 2 राय नहीं है, चाहे वो बंदूक हो, चाहे वो शिप हो, चाहे सबमरीन हो। तो हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना होगा कि हम अपनी टैक्टिक्स को भी स्लोली ऐसे डेवलप करें कि हमारा यहाँ 2 फ्रंट तो एक ही फ्रंट है। इंडियन ओशन हमारा फ्रंट हमेशा से रहा है, लेकिन हमें पहले एक एडवर्सरी से मुकाबला करना था, अब 2 एडवर्सरी के मिलने जुले को मुकाबला करेंगे। तो इसके लिए हमें इसको ऐसा देखना पड़ेगा कि ये मैरीटाइम थिएटर जो है, इसका क्षेत्रफल देखिए, सबमरीन देखिए कहाँ कहाँ ऑपरेट हो सकता है, आप चोक पॉइंट्स देखिए कहाँ कहाँ से वो निकल सकता है। तो हमें ऐसी टैक्टिक्स करनी होगी कि जैसे अगर वॉर कहीं डिक्लेयर हो गया, वी शुड बी इन अ पोजिशन टू टेक ऑफेंसिव एक्शन इमीडिएटली। तो हमें उसके लिए डिले नहीं करना होगा। और वो क्षमता रखने के लिए चंद्रशेखर, हमारे जहाजों को, हमारे सबमरीन को, हमारे हवाई जहाजों को उस स्थान पे पहले से होना होगा, क्योंकि शिप्स और सबमरीन जो है उनको समय लगता है दूरी को तय करने में, क्योंकि उनकी गति जो है वो लिमिटेड है। तो इसलिए नेवी में प्लानिंग पहले होती है, तो उनको प्लानिंग के ऊपर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना होगा। और जब हमारे टेंशन्स बढ़ रहे हैं कंट्रीज के बीच में, तो किस समय अपनी फोर्सेस को कहाँ पोजीशन करेंगे वो देखना पड़ेगा। साथ में ये देखना पड़ेगा कि चूंकि ये मैरीटाइम थिएटर कमांड होने वाला है, कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम वेस्ट के ऊपर ज्यादा ध्यान देकर ईस्ट को छोड़ गए, जहां की चीन को फ्री रन मिल रहा है। तो इसलिए हमें क्षमता भी बढ़ानी है, हमें नए नए टैक्टिक्स भी डेवलप करने हैं, और हमारी ऑफेंसिव पावर जो है, हमारी जो फायर पावर है, उसको दिनों दिन बढ़ाते रहना है। तो आई थिंक ये तीनों क्षेत्र में हमें काम करना पड़ेगा। एक तो टैक्टिक्स उसकी चेंज करनी होगी, दूसरा है कि डिप्लॉयमेंट पैटर्न देखना पड़ेगा, और तीसरा ये कि हमारी मारक क्षमता को, नंबर्स को जरूर इंक्रीज करने होंगे, ताकि मारक क्षमता हमारी, जबकि वेस्ट में तो पूरी मारक क्षमता रहनी चाहिए, लेकिन ईस्ट को हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि ईस्ट से जो भी आएगा, जो साउथ चाइना सी और दूसरी तरफ से जो आएगा, वो हमारे ईस्टर्न इंडियन ओशन, मतलब कि बे ऑफ बंगाल के रास्ते से ही आएगा।
तो अगर उसको हम एडमिरल अनलॉक इसमें एक ये जानना चाहेंगे कि ये थिएटर कमांड का जो कॉन्सेप्ट है उसको आगे बढ़ाना कितना ये महत्वपूर्ण है इस सब परिप्रेक्ष्य को देखते हुए? देखिए, ऐसा है कि अब जब तक ये बनेगा नहीं तो इसकी जो एफिकेसी है, इसका क्या आउटकम होगा हमें मालूम नहीं। लेकिन ये दो जो सी बोर्ड है, वेस्टर्न सी बोर्ड और ईस्टर्न सी बोर्ड, चाहे आप एक सिंगल हेड बना दीजिए, लेकिन ये दो क्षेत्रों की शिप्स जो हैं, इनकी जो फ्लीट्स हैं, उनको बिल्कुल ऑपरेट करना होगा इंडिपेंडेंटली। इधर के शिप उधर, उधर के शिप इधर, जैसा कि आलोक बंसल साहब ने कहा, आपको राउंड श्रीलंका जाना पड़ता है। तो वो समय जो है एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल दोनों ही अपने आप में एक बहुत बड़े समुद्र है, साउथ चाइना सी का डबल है। तो इसलिए हमें ये सोचकर चलना है कि हमारा जो क्षेत्रफल है उसमें हमें कितने शिप्स लगेंगे। क्या उसको एक यूनिफाइड कमांड में रखना ठीक है, या यूनिफाइड कमांड जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हो, ऑपरेशनल हेड हो, लेकिन जो एक्चुअल फंक्शन है, द टैक्टिकल कमांड जो है, वो ईस्टर्न और वेस्टर्न सी बोर्ड में हमारे ख्याल से रखना पड़ेगा। ठीक है। Okay. The Indian Navy is poised and combat ready to tackle any challenge. That's what Defence Minister had said yesterday. But like Admiral Sinha also said, Captain Bansal, we have to be prepared for the future. We have to improve our capacity and also capability also. But how can we achieve this? There is no doubt, as everybody has said, I think all the panelists in your panel have said, that navies take long time to build. So you have to plan today for the future requirements. You can, and as Mr. K.V. Prasad brought out, that aircraft carrier has taken more than a decade to actually fructify. Now we should have actually started working on the next aircraft carrier. I understand that Naval Design Bureau is already working on the next design, but the construction should have started. Now theater command is a very good objective because it brings all the three services. Integration is a must. But having one theater maritime command is, I think, to my mind, not adequate. We need to have separate theater commands for Arabian Sea and Bay of Bengal, and maybe subsequently for Southern Indian Ocean as well. As far as maritime arena is concerned, I think the Bay of Bengal command or could be based at the theater command could be based out of Andamans on things like that. The second is, I think Navy comprises not only of platform, but it also requires a high level of training. And that is where India scores much better than its competitors. If you look at the way Chinese have been operating their aircraft carrier, I think their expertise in operating aircraft carriers is fairly new. They really don't have that much of experience. We have been operating aircraft carriers and aircraft from sea for decades. And I think our skill levels and trainings have been much higher. And to that extent, I think Indian Navy has evolved in a big way. And as far as Indian Ocean is concerned, we have emerged as the prima donna. We actually monitor the shipping that's going through this important seaways of this particular ocean. And I think what I have been harping time and again, that it is not for us to say that we are a strong Navy, but the fact that the countries, the literal countries of Indian Ocean often look towards Indian Navy to provide succor in case of crisis, be it a natural disaster or if their citizens have to be evacuated from war zone. You would remember that when Indian Navy was evacuating its citizens from Yemen, even the United States of America sent an advisory to its citizens that those US citizens who are stuck in Yemen should contact Indian authorities and Indian embassy for evacuation out of war zone of Yemen. So that actually shows the strength and capabilities of the Indian Navy. And I think once INS Vikrant gets commissioned, it will add a big feather to the cap of Indian Navy. In fact, we have already emerged as a big Navy, but we'll also emerge as a big shipbuilder. Already some of our neighboring countries and other smaller countries are looking towards Indian Navy, not only to provide them training, which we have been doing it for decades, but now many of them are looking at us to provide them with platforms. We have started providing platforms to some of the island nations like Seychelles, Mauritius, Maldives, but we need to provide it to much bigger countries and many more. We have also provided to Sri Lanka now, but I think we need to provide it to many more countries in this particular region as we are emerging as an
big arms exporters in days to come. And Prime Minister's Make in India and Atmanirbhar Bharat scheme actually focuses on defense to a very great extent. So I think all these factors will make Indian Navy a very, very big Navy. As I said, we are operating in all three mediums: under the water, on the water, and over the water. And we have built indigenous submarines, we are building indigenous surface ships, and of course, we are also building indigenous aircraft and helicopters. So it's a big thing, and I think Indian Navy has emerged. The globe is acknowledging it, not only in the Indian Ocean region, but in the Indo-Pacific, but also globally. The countries of the world want to exercise with Indian Navy. Virtually every country, every major navy in the world has exercised with Indian Navy, and they have all been full of praise as far as the professionalism of Indian Navy is concerned. ठीक है केवी, यहाँ पर एक सवाल ये आता है कि पिछले कुछ सालों में चाहे इंडियन ओशियन की बात करें या इंडो पैसिफिक की बात करें, एक इंटरनेशनल पोलैरिटी डेवलप हुई है आपस में देशों में, जो हमने क्वाड के रूप में देखा है, दूसरे रूप में हम देख रहे हैं। तो ऐसे में ये कितना ज़रूरी हो जाता है कि इनके साथ सहयोग जारी रखने के साथ साथ अपने को भी मजबूत करना। सक्षम और मजबूत हुए तभी लोग आपसे हाथ मिलाएंगे। अगर आप में वो क्षमता नहीं है तो कोई आपसे हाथ मिला के क्या फायदा पाएगा। और हाल फिलहाल में जैसे आपने कहा क्वाड का आपने जिक्र किया, मैं दो चीज कहना चाहूंगा। करीब 2007-8 के बीच में मैं अमेरिकी संसद में काम करता था, और अक्सर वहाँ जब लोगों से हम बात करते थे बतौर और डिफेंस लोगों से, एक चीज मैंने बहुत पढ़ा और सुना कि इंडियन नेवी इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोफेशनल नेवीज इन द वर्ल्ड। और वही वजह थी कि इंक्रीजिंगली चाहे वो अमेरिका हो और सारे यूरोप के राष्ट्र हैं, उन्होंने भारतीय नेवी को एक, जैसे कैप्टन बंसल भी कह रहे थे, एक अलग नजरिए से देखा कि एक, और वही वजह है। देखिए सबसे पहले अगर क्वाड का अगर हम रूप देखें, स्वरूप देखें, वो शायद 2004 सुनामी के वक्त देखा, जब ह्यूमन असिस्टेंस डिजास्टर रिलीफ के नाम पे ये 4-5 राष्ट्र इकट्ठे हुए और भारतीय नौसेना ने अपनी भागीदारी दिखाई और जिम्मेदारी निभाते हुए आस पड़ोस के देशों को राहत और सामान पहुंचाया। बहुत कुछ साल पहले याद होगा मालदीव में पानी की संकट आ गई थी, बहुत गहरा संकट आया, तो भारतीय नौसेना के जहाज वहां पहुंचे थे और पानी की वहाँ समस्या, किल्लत को दूर करने की कोशिश की थी। इससे कई साल पहले मालदीव में जब वहाँ पे विद्रोह हो गया था तो भारतीय नौसेना पहुंची थी, 1986-87 की बात। तो ये सब हमारे कार्य रहे हैं और एक प्रोफेशनल नेवी। क्वाड का हाल फिलहाल में क्वाड तो निकला ही, अभी आपने देखा होगा पिछले हफ्ते की बात है, यूरोपियन नेवल फोर्स अटलांटा और भारतीय नेवी के बीच में एक्सरसाइजेज, जैसे कैप्टन बंसल भी बात कर रहे थे, कई सारे लोग। और ये इसको देखिए दूसरे नजरिए से भी, यूरोप ने अपना एक नया पर्चा निकाला है या डॉक्यूमेंट निकाला है जो कि इंडो पैसिफिक के ऊपर, यूरोप पहले इंडो पैसिफिक के ऊपर ज्यादा नहीं कहता था, लेकिन फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, अब तो खैर इंग्लैंड अलग हो गया यूरोपियन यूनियन से, लेकिन उन सब ने अपना अपना नजरिया रखा है सामने। और यूरोपियन यूनियन ने अगले वाले सितंबर में उनके काउंसिल का पूरा फैसला होगा कि उनका जो डिबेट जो चल रहा है वो किस कंक्लूजन पे पहुंचे। अमेरिका के साथ तो सामरिक बात तो चलती है, और पिछले साल साउथ चाइना सी में कई सारे फोर्सेस ने इकट्ठे होकर अपना एक्सरसाइज और डेमोन्स्ट्रेट किया है। तो ये सामरिक दृष्टि से भी बहुत जरूरी है। और जैसे मैंने शुरू में आपके कहा, अगर हमें शक्ति नहीं होगी तो कोई हाथ से हाथ क्यों मिलाने आए। बिल्कुल सही कह रहे सर। एडमिरल सिन्हा, ये तो बात हो गई कि जो दूसरे देशों के साथ किस तरह से हमको आगे बढ़ना है, वो इंटरनेशनल पोलैरिटी की बात है, वो आज कुछ रहेगी कल बदल जाएगी। एडमिरल सिन्हा, सवाल ये है कि अभी कुछ दिनों पहले हमने देखा था, अभी जॉइंट एक्सरसाइज भी हुई थी इंडियन नेवी इंडियन एयरफोर्स के बीच में, तो ये जो जॉइंट एक्सरसाइजेज हैं और जो अलग अलग सर्विसेज हैं उनके बीच में कोऑर्डिनेशन, इस पर क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? ये बहुत आवश्यक है। देखिए, हमें तो देखना चाहिए कि हमारी समुद्री सीमा जो है वो सिर्फ ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट पर नहीं खत्म होती है। अंडमान निकोबार भी हमारा है जो कि 750 नॉटिकल माइल, करीब 1500 किलोमीटर है, और लक्षद्वीप आइलैंड है। और तीसरी बात है कि हमारे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज हैं जो कि हमारे मित्र हैं, और वो भी बार बार आपको सहायता के लिए आपकी ओर हाथ बढ़ाते हैं। तो अभी केवी प्रसाद साहब ने या कैप्टन बंसल साहब ने आपको बताया कि कब कब उन्होंने ये प्रोवाइड किया है। तो कई जगह ऐसा होता है कि जहाँ के कुछ कार्यों में हम खुद कर सकते हैं और विदेश के लोगों को लाने की आवश्यकता नहीं। अभी तक तो हम वैसे ही कर रहे थे। तो इसलिए भारत की जो अपनी रिक्वायरमेंट है उसके लिए तीनों सेनाओं को
जैसे कि अब मान लीजिए एम्फीबियस एक्सरसाइज है, मान लीजिए कि आपको एम्फीबियस एक्सरसाइज है, एम्फीबियस ट्रूप्स लैंड करने अंडमान निकोबार में या लक्षद्वीप में, क्योंकि किसी दूसरे देश के लोगों ने किसी गड़बड़ करने वाले लोग वहां पर आकर बैठ गए और खाली नहीं करना चाह रहे, तो उनको बाहर निकालने के लिए हमें अपनी सेना को, थल सेना को वहां पर भेजना आवश्यक होगा। इसके लिए हमारे पास वो लैंडिंग शिप होती है, लैंडिंग शिप प्लेटफॉर्म्स, लैंडिंग शिप टैंक, लैंडिंग शिप डॉग। उससे हमारे दो ब्रिगेड है जो कि एम्फीबियस ब्रिगेड हैं, और उनको हमेशा इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है। उनको शिप से या फिर एयरक्राफ्ट से पैराड्रॉप करके, या अगर वहां दूसरे जगह की एयरफील्ड हमारे कब्जे में है तो एयरफील्ड पे लैंड करके नौसेना गन फायर सपोर्ट करती है, और उसके बाद उसको हम उस पूरे ऑपरेशन में हम सक्सेसफुल होते हैं। तो वो एक सम्मिलित क्या कहा जाए, एक ऑपरेशन है जो कि तीनों सेनाओं का उसमें काफी योगदान नहीं बल्कि बहुत एक्टिव पार्टिसिपेशन होता है। तो ये हमें याद रखना होगा कि दो चीजों के लिए, एक तो हमारे अपने आइलैंड स्टेट्स के लिए, यूनियन टेरिटरीज के लिए, और दूसरा हमारे जो मित्र देश हैं जो कि समंदर के बीच में, मालदीव्स है, सेशल्स है, मॉरिशस है, मडागास्कर है, और इधर आप आ जाएं तो और 2-3 छोटे छोटे अभी हमारे दोस्त हैं, जैसे अब डिएगो गार्सिया वाले भी हमारे मित्र हो गए हैं। तो ये सब लोगों को अगर हमें पहुंचाना है तो हमारी तीनों सेनाओं की आवश्यकता होगी। जहां इंडियन नेवी की आवश्यकता है वो इंडियन नेवी काम करेगा ही, लेकिन बहुत जगह ऐसा होगा जहां एयरफोर्स के ट्रूप कैरियर्स, बड़े विमान जिसमें कि हमारे ट्रूप्स को पैराड्रॉप किया जा सकता है। एडमिरल, जैसे डिएगो गार्सिया है वैसे इंडियन नेवी को भी कुछ सीमाओं से बाहर निकलने की जरूरत आपको दिखती है? देखिए, मैं तो पर्सनली मैं इसका अब जो 2+2 साइन हो गया है चंद्रशेखर, उससे ये सुविधा हमें ऐसे ही मिल गई है, तो इसलिए अब अलग से बाहर बेस बनाने की उतनी आवश्यकता नहीं दिखाई दे रही है। लेकिन एक समय था जबकि हमारा ये 2+2 नहीं था और हम अकेले थे, हम क्वाड में नहीं थे, तो उस वक्त मैंने हमेशा ये माना है कि हमें एक आउट ऑफ कंट्री बेस का होना आवश्यक है। ठीक है, तो अभी भी वो किया जा सकता है, लेकिन वो अब क्वाड हो जाने से, 2+2 अग्रीमेंट हो जाने से हम उनकी फैसिलिटीज को यूज कर सकते हैं। तो ये एक है, या फिर हम किसी और कंट्री की बेस को हम लोग लीज पे ले लें, जो कि एक उस और भी ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ दूसरे देश हैं उनकी सुरक्षा के लिए हम उनके ही किसी बेस को डेवलप करें और हम एक साथ वहां से ऑपरेट करें, वो भी संभव है। तो उस दिशा में काम भी हमेशा प्रगति पे रहना चाहिए, और उसका कारण ये है कि हम इमीडिएट रिस्पॉन्स उस एरिया में करने के लिए रेडी रहेंगे। दूसरी बात यह है कि अभी हाल में अमेरिका के जब रक्षा मंत्री भारत आए थे, सेक्रेटरी डिफेंस, तो उन्होंने ये घोषणा की थी कि भारतवर्ष को अब अफ्रीकन कमांड, यूएस नेवी के अफ्रीकन कमांड से भी इंटरैक्ट करना होगा। इसका मतलब कि जो अफ्रीका में बेस्ड उनकी नौसेना है, उससे हमारी नौसेना का तालमेल होगा, उससे इंटेलिजेंस लेना होगा, वहां पे एक्शन करना होगा। यही मतलब यही होता है कि अमेरिका ने भी रियलाइज किया है कि ठीक है सर, दरअसल बिल्कुल हम कार्यक्रम का हमारा समय, इस कार्यक्रम का बिल्कुल समय हमारा खत्म हो गया है। काफी महत्वपूर्ण बातचीत आप सभी लोगों के साथ हमारी रही, और इंडियन नेवी काफी ताकतवर पहले से हो गई है, और सबसे बड़ा जो उपलब्धि है वो अगले साल 2022 में जो दावा किया जा रहा है उसमें बताया जा रहा है कि 2022 में INS विक्रांत जो भारत में ही बना एयरक्राफ्ट कैरियर है वो कमीशन हो जाएगा। उसके बाद इंडियन नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। नए नए हथियारों को इंडियन नेवी में शामिल किया जा रहा है, पनडुब्बियों का निर्माण चल रहा है। तो कुल मिलाकर आने वाले समय में इंडियन नेवी, जो आज दुनिया की 5वें नंबर की नेवी जिसको कहा जाता है, वो आने वाले समय में दूसरे या तीसरे नंबर पे इंडियन नेवी पहुंच जाएगी। Absolutely, we'll have to wind our bulletin here. In focus, Vice Admiral Sheikh Sinha, thank you so much. Shekhar Sinha, I should say, thank you so much for giving us your precious time. Mr. Alok Bansal and also Mr. KV Prasad, thank you for talking to DD News and DD India. तो इसी के साथ इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं। अभिषेक, नमस्कार। नमस्कार।